हे दोस्तों, मैं चिराग। तो आज हम देख रहे हैं पीजीबीपी के एमसीक्यूज का पार्ट 2। इसमें हम 25 एमसीक्यूज कवर करेंगे जैसे हमने पार्ट 1 में कवर किए थे। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। एन असेसी यूजेस प्लांट एंड मशीनरी फॉर द पर्पज ऑफ कैरिंग ऑन हिज बिजनेस अंडर सेक्शन 31 ही शैल बी एलिजिबल फॉर डिडक्शन ऑन अकाउंट ऑफ बोथ कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑन रिपेयर्स, करंट रिपेयर्स जिसको आप रेवेन्यू रिपेयर भी बोल सकते हैं, करंट रिपेयर प्लस 1/5 ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन रिपेयर्स बोथ ए एंड बी। तो आपको पता है कि सेक्शन 30 में जैसे बिल्डिंग की बात करता है, सेक्शन 31 में प्लांट मशीनरी फर्नीचर के यूज़ की बात करता है, सेक्शन 32 में डेप्रिसिएशन की बात करता है। अब देखिए आपने जब सेक्शन 31 का पार्ट देखा था उसमें आपने क्या देखा था कि रेवेन्यू रिपेयर ही अलाउड होता है, कैपिटल रिपेयर अलाउड नहीं होता। रेवेन्यू यानी करंट रिपेयर का मतलब क्या है, जो आपकी जो एग्जिस्टिंग असेट्स है उसको प्रिजर्व करने या उसको मेंटेन करने के लिए ही आप खर्चे कर रहे हो, उससे आपकी कोई एडिशनल कैपेसिटी नहीं बढ़ रही या कोई नई एसेट क्रिएट नहीं हो रही, ये रख लेना, तो वो करंट रिपेयर कहलाता है। लेकिन अगर एडिशनल एसेट्स क्रिएट हो रही है या एडिशनल कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है, एनहांस हो रही है, तो उस केस में वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है, वो कैपिटल रिपेयर का पार्ट कहलाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन रिपेयर का पार्ट कहलाता है। तो उस पर जनरली क्या होता है, डेप्रिसिएशन का पार्ट एप्लीकेबल हो जाता है। लेकिन यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, जो अलाउ होता है वो क्या होता है, रेवेन्यू रिपेयर का पार्ट अलाउ होता है। चाहे ओनर करे तो ओनर को, टेनेंट करे तो टेनेंट को हो जाएगा। वैसे ही उसमें मैंने आपको इंश्योरेंस प्रीमियम का पार्ट भी बताया था कि प्लांट एंड मशीनरी पर जो इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट कर रहे हैं तो वो भी अलाउड हो जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट का जो अपना आंसर होगा वो होगा बी, करंट रिपेयर। अब देखिए सेकंड में क्या बोल रहा है। एन इलेक्ट्रिसिटी कंपनी चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑन एसएलएम ऑन ईच असेट सेपरेटली सेल्स वन ऑफ इट्स मशीनरी इन अप्रैल 2019 एट ₹1,20,000। ये बोल रहा है द WDV ऑफ द मशीनरी एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर ऑन 1 अप्रैल 19 इज ₹1,35,000। No new machinery was purchased during the year. The shortfall of ₹15,000 is treated as। देखिए अगर आपने क्वेश्चन का पार्ट पढ़ा तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी कंपनी की बात कर रहा है, तो आपको पता है कि पावर जनरेटिंग कंपनी जो कि पावर जनरेट करती है, जनरेट एंड डिस्ट्रीब्यूट करती है, ट्रांसमिट करती है, तो उसमें मैंने क्या बताया था, एसएलएम बेसिस पे भी ले सकती है और WDV बेसिस पे भी ले सकती है, वो उसके ऑप्शन के ऊपर है। तो इसने एसएलएम बेसिस पे लिया हुआ है, तो उस बेसिस पे क्या आएगा, टर्मिनल डेप्रिसिएशन का पार्ट या बैलेंसिंग चार्ज का पार्ट, और कभी कभी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का पार्ट भी आपका आ जाता है। ये मैंने आपको क्वेश्चन भी इसका बताया हुआ है, ठीक है ना। अब देखिए सिंपल सा पार्ट ये बोल रहा है कि एसेट कितने की बेची, 1,20,000 की बेची, जिसकी WDV कितनी थी, 135। कोई परचेज नहीं किया, तो देखिए आप देख सकते हो कि 135 था, ठीक है, प्लस परचेज कुछ भी नहीं करा, जीरो है। तो 135 की चीज़ आप क्या कर रहे हो, 120 में बेच रहे हो, तो 15,000 जो लॉस का पार्ट बोलते हैं वो क्या आएगा, टर्मिनल डेप्रिसिएशन के फॉर्म में आ जाएगा। तो सेकंड का अपना क्या होगा, आंसर ए होगा। अब आप बोलोगे सर जैसे आपने बताया था कि अगर 135 की जो भी पार्ट दे रखा है उससे ज़्यादा में बेचते हैं, जैसे 150 में बेचते, तो 15,000 क्या होता, फ़ायदा होता, तो वो किस में जाता, बैलेंसिंग चार्ज में जाता। सपोज करिए कि कॉस्ट कितनी थी, इस पर्टिकुलर जो भी मशीनरी की बात कर रहा है, कॉस्ट थी 2 लाख, क्योंकि उस पर डेप्रिसिएशन लगते लगते वो WDV 135 तक आ चुका था। तो कॉस्ट कितनी थी उसकी, 2 लाख, ये मान के चलिए एग्जाम्पल के फॉर्म में। तो अब अगर मैंने उसको 220 में बेच दिया, कितने में, 220 में, न कि 120 में, तो देखिए 135 से लेकर 2 लाख तक, मतलब कॉस्ट तक का जो भी पार्ट है वो बैलेंसिंग चार्ज कहलाएगा, और उससे ऊपर का जो भी पार्ट है वो कैपिटल गेन कहलाएगा। 2 लाख से ऊपर का जो भी पार्ट है 220 में बेचा है, तो बाकी जो 20,000 है वो कैपिटल गेन कहलाएगा। तो देखिए 135 से लेके जो 2 लाख का पार्ट है वो 65,000 यानी वो बैलेंसिंग चार्ज कहला रहा है कि 135 से जो भी ऊपर बेचा वो फ़ायदा है, लेकिन कॉस्ट तक जो भी है वो बैलेंसिंग चार्ज है, और कॉस्ट से जो ऊपर है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। लेकिन यहाँ पे तो हमने क्या कर रखा है, कम में ही बेचा है, 135 है WDV और हमने 120 में बेचा है, तो 15,000 का जो शॉर्टफॉल है वो टर्मिनल डेप्रिसिएशन कहलाएगा। अब देखिए मैंने तीनों ही पार्ट आपको बता दिए, ठीक है, तो सेकंड का अपना होगा ए। थर्ड देखिए क्या बोल रहा है। देखिए ये तो मैंने पिछली वीडियो में कवर करा दिया, फिर भी एक बार देख लेते हैं। मिस्टर एक्स एक्वायर्स एन असेट विच वाज प्रीवियसली यूज फॉर साइंटिफिक रिसर्च फॉर इंडियन रुपीज 2,75,000। डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 सबसेक्शन 1/4 was claimed in the previous year 15-16. The asset was brought into use for the business of Mr. X after research was completed। जैसे ही साइंटिफिक रिसर्च कंप्लीट हो गई उसके बाद उसको क्या करा, बिजनेस में लेके आ गए यूज़ करने के लिए। तो आपको पता है कि तब तो आपने 100% डिडक्शन वैसे ही ले ली होगी, या जो भी वेटेड डिडक्शन है वो ले ली होगी। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे, जो भी एक्चुअल कॉस्ट है असेट की, जो भी ब्लॉक ऑफ असेट्स में इस असेट्स को लेके जाएंगे, ठीक है, ब्लॉक ऑफ असेट्स में अगर इस असेट्स को लेके जाएंगे तो इसकी वैल्यू क्या बोलेंगे, निल बोलेंगे। तो थर्ड का जो आंसर होगा वो क्या होगा, निल। तो बाकी सारी चीज़ें आपको सोचने की जरूरत ही नहीं होती, तो थर्ड का क्या होगा, ए, निल। पिछली वीडियो में भी मैंने इसी टाइप का इक्वेशन बताया था। अब फोर्थ देखिए क्या बोल रहा है।
A Limited has unabsorbed depreciation of Indian rupees 4,50,000 for the previous year 1920. This can be carried forward. अब देखिए आपको पता है कि इसको कैरिड फॉरवर्ड कर सकते हैं, इनडेफिनेटली पीरियड के लिए कर सकते हैं, यानी कहने का मतलब अनलिमिटेड टाइम पीरियड के लिए कर सकते हैं कैरिड फॉरवर्ड, और आगे सेट ऑफ कर सकते हैं किसी भी हेड ऑफ इनकम से, किसको छोड़ के, सैलरी को छोड़ के। तो फोर्थ का अपना ऑप्शन क्या होगा, डी होगा, इनडेफिनेटली एंड सेट ऑफ अगेंस्ट एनी हेड ऑफ इनकम एक्सेप्ट सैलरी, ये याद रख लेना, ठीक है, सिंपल सा पार्ट है। अब देखिए फिफ्थ में क्या बोल रहा है, मिस्टर एक्स ए रिटेलर एक्वायर्ड फर्नीचर ऑन 10th May 2019, याद रखना कैपिटल एक्सपेंडिचर है एक तरीके से, क्योंकि फर्नीचर खरीद रहा है, ठीक है, ऑन 10th May 2019 फॉर इंडियन रुपीज़ 10,000 इन कैश एंड 15th May 2019। अब देखिए 10 मई 19 को तो क्या करा, 10,000 रुपये कैश दिया। अब देखिए बोल रहा है एंड ऑन 15th May 2019 फॉर इंडियन रुपीज़ 15,000 एंड इंडियन रुपीज़ 20,000 बाई ए बियरर चेक एंड अकाउंट पे चेक रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 15,000 है वो बियरर चेक के थ्रू पे कर रहे हैं, और जो 20,000 है वो अकाउंट पे चेक के थ्रू पे कर रहे हैं। अकाउंट पे चेक के थ्रू तो कितना भी पे कीजिए, चाहे ज़्यादा कीजिए चाहे 10,000 से कम कीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो अलाउड होता ही होता है। कहने का मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी देखा जाता है, जो मैंने आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का सेक्शन बताया था, नहीं तो एक बार मैं PDF में आपको बता दूंगा, ठीक है। ये बोल रहा है डेप्रिसिएशन अलाउबल फॉर असेसमेंट ईयर 2021 वुड बी। अब देखिए फर्नीचर है, फर्नीचर पे आपको पता है कि डेप्रिसिएशन की रेट लगती है 10%, ठीक है। बिल्डिंग में जैसे मैंने 3 का ब्लॉक बताया था, 5, 10, 40 ऐसे यहाँ रखी है। मशीनरी में मैंने आपको 5 ब्लॉक बताए थे, आपको ध्यान हो तो, उसमें मैंने बताया था कि कुछ चेंज भी है कि जिन पे पहले 15, 30 है, तब उसमें थोड़ा चेंज होकर क्या हो गया 30 और 45 हो गया, तो वो ज़रूर एक बार रेटें देख लेना जब मैंने पर्टिकुलर वीडियो बताई थी। वैसे ही फर्नीचर में कितना बताया, 10% बताया था। अब देखिए आपको बताया कि मैंने बताया था कि अगर कैश में पेमेंट करते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी ये अप्लाई होता है जैसे रेवेन्यू पे होता है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर भी अगर आप क्या कर रहे हो, खरीद रहे हो, कुछ भी कर रहे हो जैसे फर्नीचर, और पेमेंट क्या कर रहे हो आप, कैश में कर रहे हो, कितना 10,000 से ज़्यादा का, आप तो 10,000 ही कर रहे हो, तो इसका मतलब ये अलाउ हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप 10,000 से ज़्यादा कैश में कर रहे हो, बियरर चेक के थ्रू कर रहे हो, तो देखो 15,000 रुपये बियरर चेक के थ्रू कर रहे हैं और 20,000 रुपये अकाउंट पे चेक के थ्रू कर रहे हैं, तो बियरर चेक का पार्ट अलाउ नहीं होगा। 10,000 क्यों अलाउ हो गया, क्योंकि आपको पता है कि कैश में 10,000 रुपये तक का पार्ट अलाउ है, उससे ऊपर का पार्ट अलाउ नहीं है कैश में, बियरर चेक में, तो उससे ऊपर का पार्ट 15,000 है। अगर 10,000 1 रुपये भी हो जाता तो वो अलाउ नहीं होता, लेकिन यहाँ पे 10,000 है तो ये अलाउ हो गया, और 20,000 का ये अकाउंट पे ही चेक का पार्ट अलाउ हो गया, तो टोटल मिला के 30,000 अलाउ हो गया, और 30,000 आपकी फर्नीचर की कॉस्ट हो गई, न कि आपकी 45,000। सिर्फ 20 और 10,000 ये लिया है, तो 30,000 की कॉस्ट है। इस पे डेप्रिसिएशन देखिए 10% कितना आता है, 3,000, तो 30 का 10% कितना निकलेगा, 3,000, तो अपना आंसर होगा 5th का बी। इस तरीके से चलिए एक बार आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट दिखा भी देता हूँ। मैंने एक्चुअल कॉस्ट में बताया था, वैसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वाला तो शायद मेरे को ध्यान आ रहा है सेक्शन 40A सबसेक्शन 2 समथिंग, 40A सबसेक्शन 3, इस टाइप से मैंने आपको पार्ट बताए थे। रूल 6 DD भी बताया था कि कुछ एक्सेप्शन होती है जिसमें चाहे कैश में भी पे कर रहे हो तब भी वो अलाउ हो जाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, लेकिन यहाँ पे फर्नीचर की बात कर रहे हैं तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। एक बार PDF में दिखा देता हूँ, 1 मिनट। देखिए आपको दिख रहा है ये PDF का पार्ट 2 है। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट से स्टार्ट किया था मैंने शुरू में, पार्ट 1 तो ख़त्म कर दिया था PDF का, उसके बाद पार्ट 2 से स्टार्ट किया था PDF के, यानी शायद ये तीसरी वीडियो होगी या चौथी वीडियो होगी। तो उसमें मैंने आपको बताया था एसेट्स एक्वायर्ड अगेंस्ट कैश, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन रेस्पेक्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ एनी एसेट और पार्ट देयर ऑफ। तो ये बोल दिया कि कोई एसेट खरीद रहे हो तो पूरी की पूरी जो भी वैल्यू है या उसका पार्ट अगर आप पे कर रहे हो, तो बोल रहा है पेमेंट और एग्रीगेट ऑफ पेमेंट मेड टू पर्सन इन ए डे इज मेड अदरवाइज देन बाय एन अकाउंट पे चेक drawn on a bank or an account pay bank draft or use of electronic clearing system through a bank account or through other prescribed electronic mode and such payment exceed rupees 10,000। तो बोल रहा है इनको छोड़ के अगर आप किसी और मोड से करते हो पेमेंट, यानी कैश से, बियरर चेक के थ्रू, क्रॉस चेक के थ्रू, यानी आप अकाउंट पे ही चेक से नहीं कर रहे हो, आप इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम का यूज़ नहीं कर रहे हो, आप अकाउंट पे ही बैंक ड्राफ्ट का यूज़ नहीं कर रहे हो, आप इलेक्ट्रॉनिक मोड का यूज़ नहीं कर रहे हो, और आपका पेमेंट 10,000 से ज़्यादा हो रहा है, 10,000 तक नहीं 10,000 से ज़्यादा हो रहा है, तो बोल रहा है सच पेमेंट शैल बी इग्नोर्ड फॉर द पर्पजेज ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ एक्चुअल कॉस्ट। तो फर्नीचर की एक्चुअल कॉस्ट को डिटरमिन करने के लिए हमने क्या इग्नोर किया, हमने ये जो 15,000 का पार्ट है जो बियरर चेक के फॉर्म में था इसको इग्नोर किया। ये क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि ये कैश में तो था लेकिन 10,000 तक का ही था। अगर 10,000 से ज़्यादा यानी 10,000 1 रुपये भी होता तो इसको भी इग्नोर कर देते और सिर्फ हम 20,000 जो कि अकाउंट पे चेक का पार्ट है वही लेते। लेकिन हम इसको क्यों लिया, क्योंकि हमने इसका अमाउंट देखा 10,000 तक का, तो 10,000 कैश का लिया
और 20,000 रुपये अकाउंट पे ही चेक लिया। बियरर चेक नहीं बोलते हैं, उसको कैश की तरह ही बोलते हैं, इसलिए वो 10 से ज़्यादा हो गया, इसको नहीं लिया। तो 30,000 का 10% आ गया, क्योंकि डेप्रिसिएशन की रेट फर्नीचर पे 10% है। अब देखिए सिक्स्थ, XYZ Limited incurred capital expenditure of Indian rupees 1,50,000 on 1st 4/2019 for acquisition of patent and copyright। अब देखिए ये बोल रहा है कि 1,50,000 का खर्च किया कैपिटल एक्सपेंडिचर पेटेंट को खरीदने के लिए और कॉपीराइट्स को खरीदने के लिए 1 अप्रैल 19 को। सच एक्सपेंडिचर इज, अब आपको पता है कि इस पर डेप्रिशिएशन लगेगा। इंटेंजिबल एसेट्स पे क्या बताया था आपको, 25% लगेगा सेक्शन 32 के अकॉर्डिंग। मैंने ब्लॉक ऑफ एसेट बताए थे और रेट ऑफ डेप्रिशिएशन का चार्ट बताया था, तो उसमें भी आपको बता दिया था। तो 6 का आपका आंसर होगा सी, सब्जेक्ट टू डेप्रिशिएशन एट द रेट 25% अंडर सेक्शन 32। ठीक है, अब देखिए 7th में क्या बोल रहा है। देखिए इसमें बोल रहा है अंडर सेक्शन 44A प्रिजम्पटिव टैक्सेशन इज एप्लीकेबल एट ए पर्टिकुलर रेट प्रोवाइडेड द असेसी इज द ओनर ऑफ मैक्सिमम ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ गुड्स कैरिजेस। तो आपको पता है कि ओनर कितने का होना चाहिए। देखिए 44A ही है, तो उसमें क्या था, अप्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग गुड्स कैरिजेज। गुड्स कैरिजेज का मतलब क्या बताया था मैंने, मोटर व्हीकल बताया था आपको, ठीक है, जो कि गुड्स को लाने ले जाने का काम कर रहा है, तो यानी ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस का पार्ट आ गया। वही ट्रक को हमने बोल दिया जो कि जिसमें गुड्स एक तरीके से लाने ले जाने का काम हो सकता है। कोई भी मोटर लॉरी हो गई, कोई भी टेम्पो, लोडिंग टेम्पो हो गया, या कोई भी ऐसा व्हीकल हो गया जिस पे पीछे ट्रेलर लग सकता है, जो कि एक तरीके से कमर्शियल व्हीकल के फॉर्म में, जिसका आप बिजनेस क्या कर रहे हो, किराए पे देने का कर रहे हो, लीज पे देने का कर रहे हो, या आप खुद ही ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस कर रहे हो, रोड ट्रांसपोर्टर हो आप। तो मैंने आपको ये बताया था, उसमें आपके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रक, देखिए मैं गुड्स कैरिजेस बोलूँगा तो कन्फ्यूजन होता है, इसलिए मैं क्या बोलूँगा, आपके पास ट्रक कितने होने चाहिए थे, मैक्सिमम नंबर ऑफ 10 होने चाहिए थे, 10 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। ठीक है, एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर अगर वो 10 से ज़्यादा हो जाते हैं तो आप इस सेक्शन को अवेल नहीं कर सकते हो, और आपको नॉर्मल बिजनेस की जो इनकम निकलती है और जो स्लैब रेट, ये जो पार्ट है वो अप्लाई होगा, और इसके हिसाब से आपकी क्या होगी, टैक्सेबल इनकम, यानी जो भी टैक्स का पार्ट है वो निकल के आएगा। ठीक है, यानी टैक्स निकल के आएगा। टैक्सेबल इनकम तो नॉर्मल जैसे कैलकुलेट करते हैं कि कितना रेवेन्यू हो, उसमें से कितना एक्सपेंडिचर हुआ, जो सेक्शन 30 से लेके 38 के अंदर आता है, वो लेस करना पड़ेगा, यानी प्रिजम्पटिव आप नहीं अपना पाओगे। अब प्रिजम्पटिव में क्या था, अगर हैवी व्हीकल है तो 1,000 पर टन पर मंथ या उसके पार्ट के लिए था, और अगर लाइट व्हीकल था तो मैंने क्या बताया था, 7,500 रुपीज़ पर मंथ। यहाँ पे पर टन नहीं था, याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार पढ़ के देखना, आपको समझ में आ जाएगा। कह रहा द रेट पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ रेलिवेंट फॉर असेसमेंट ईयर 1920 एंड द मैक्सिमम नंबर स्पेसिफाइड अंडर द सेक्शन आर। तो देखिए यहाँ पे ये डी ही इसका आंसर होगा, क्योंकि बाकी सारे पढ़ के देखना कोई प्रिवेल ही नहीं कर रहा होगा, तो यहाँ पे यही प्रिवेल कर रहा है कि INR 1,000 पर टन ऑफ ग्रॉस व्हीकल वेट और अनलाडेन वेट एज द केस में बी फॉर एवरी मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ फॉर हैवी गुड्स व्हीकल। देखिए बोल रहा है एंड इंडियन रुपीज 7,500 फॉर एवरी मंथ और पार्ट ऑफ ए मंथ फॉर अदर गुड्स व्हीकल फॉर एन असेसी ओनिंग नॉट मोर देन 10 गुड्स कैरिजेज एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर। देखिए वैसे तो आपने क्या बोला सर, एट एनी टाइम ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर आप बोल रहे हो, लेकिन आपको बताया कि जैसे 1 अप्रैल से लेकर हम क्या बोलेंगे 31 मार्च तक का बोलेंगे, तो 31 मार्च को हम क्या देखेंगे कि हमारे पास जो कैरिजेज हैं वो 10 से ज़्यादा के नहीं होने चाहिए। बीच में हो गए तो अलग बात है, बीच में अगर 10 से ज़्यादा हो गए तो मैंने क्या बताया था कि आपके अगर शुरू में 10 थे और आपने एक और ख़रीद लिया 11, फिर आपने बाद में बेच दिया, तो आपको पता है कि बीच में वो 11 हो गए, तो आपके ऊपर ये सेक्शन नहीं लगेगा और आपको नॉर्मल बिजनेस की इनकम ही लगानी पड़ेगी। लेकिन आपके पास कितने थे, 10 थे, आपने एक बेच दिया तो 9, फिर प्लस आपने एक क्या कर दिया, खरीद लिया, तो टोटल मिला के वो 10 हो गए, तो 10 से ज़्यादा नहीं है। तो आपको पता है कि 31 मार्च को 10 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, क्योंकि आप ईयर एंड पे जब देखोगे उससे के हिसाब से तो कैलकुलेट करोगे कि हमने जब बेचा तो कितने महीने यूज़ किया, उस हिसाब से इनकम का पार्ट क्या होगा, 1,000 पर टन इंटू क्या करेंगे, उतने मंथ इंटू करेंगे, 7,500 पर मंथ, पर टन नहीं है इसमें, तो उतना इंटू करेंगे पर्टिकुलर पार्ट को। ठीक है, जब खरीदा तो कब से खरीदा, तो चाहे हमने उसको 15 दिन ही यूज़ करा उस महीने, लेकिन फिर भी उसके पूरे महीने की इनकम का पार्ट ही देखेंगे, यानी 7,500 इंटू क्या करेंगे, 1 मंथ करेंगे। या हमें पता है कि जैसे मैंने 15 जून को क्या करा, उसको ख़रीदा, तो 15 जून से लेके आपका पार्ट आएगा इस तरीके से। ठीक, तो वो पूरा पार्ट एक बार कवर कर लेना ढंग से, आपको पता चल जाएगा। तो 7th का अपना डी आएगा। 8 देखिए, वेयर द टोटल टर्नओवर ऑफ एन एसएससी एलिजिबल फॉर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन अंडर सेक्शन 44 AD इज रिसीव्ड एंटायरली बाय अकाउंट पे ही चेक। अब देखिए आपको पता है कि 44 AD बिजनेस प्रॉफिट की बात करता है, और अगर आप अकाउंट पे ही चेक, अकाउंट पे ही बैंक ड्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू आपको अमाउंट आता है, तो आपकी जो भी टर्नओवर होता है, टर्नओवर उसका जो सिर्फ 6% ही प्रेजेंटिव इनकम होता है। लेकिन अगर आप किसके थ्रू कर रहे हो, कैश के थ्रू, यानी किसी और अदर मोड के थ्रू कर रहे हो, बियरर चेक के थ्रू कर रहे हो, क्रॉस चेक के थ्रू कर रहे हो, जो कि अकाउंट पे चेक नहीं है, अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट नहीं है,
इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम यानी नेफ्ट, आरटीजीएस वो नहीं है, या इलेक्ट्रॉनिक कोई भी मोड नहीं है, ठीक है, तो उस केस में 8% आता है। लेकिन यहाँ पे अकाउंट पे ही चेक की बात कर रहा है, जो भी अमाउंट रिसीव हुआ है, तो उस केस में स्पेसिफाइड रेट क्या होगी बिजनेस इनकम की, प्रेजम्पटिव बिजनेस इनकम की, टर्नओवर का 6%, यानी अपना आंसर होगा 8th का बी। ठीक है, तो एक बार जाके देख लेना, बिल्कुल प्रॉपर बताया है, एक मैंने पूरी टेबल टाइप की बनाई हुई थी, उसमें आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए 9th बोल रहा है WDV ऑफ ब्लॉक प्लांट एंड मशीनरी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितनी है 15%, एज ऑन 1 अप्रैल 19 इज इंडियन रुपीज़ 320। ए सेकेंड हैंड मशीनरी कॉस्टिंग INR 50,000 वॉज एक्वायर्ड ऑन 1 September 19 but put to use on 1 November 19. During January 19, part of this block was sold for INR 2 lakh. Depreciation for assessment year 2021 would be। तो देखिए इसमें 1 अप्रैल 19 को क्या दे रखा है, WDV दे रखा है आपको ब्लॉक 320 का। देखिए सिंपल सा पार्ट है, इससे टिपिकल क्वेश्चन मैंने करवाए हैं आपको पता है। अब देखिए 320 है, इसके बाद सेकेंड हैंड मशीनरी खरीदी, तो आपके लिए तो एक तरीके से नहीं होगी। जब आपने पुट टू यूज़ करी कब करी, 1 नवंबर 19 को, तो इसका मतलब क्या है, हाफ रेट लगेगा। अगर इसका पार्ट बचेगा लास्ट की WDV, मतलब डेप्रिसिएशन निकालने से पहले की WDV, क्योंकि ओपनिंग है, उसमें एडिशन कितना हुआ यानी परचेज कितना हुआ, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमने लिया 50,000, फिर उसमें से देखो ये 370 आ गया, ठीक है, याद रखना ये कितना है 3,70,000 आ गया। उसमें से हम माइनस क्या कर देंगे, जो भी मनी पेबल यानी जो भी सेल का पार्ट है, तो हमें कितना मिला 2 लाख में बेच दिया। ड्यूरिंग जनवरी 19 पार्ट ऑफ दिस ब्लॉक वाज सोल्ड फॉर INR 2 लाख। अब बोल रहा है पार्ट ऑफ द ब्लॉक, यानी पूरा ब्लॉक नहीं बेचा, तो इसका मतलब क्या है, कुछ ना कुछ हिस्सा तो बचा हुआ है। जब ब्लॉक में कोई ना कोई एसेट रहती है और WDV पॉजिटिव होती है तो डेप्रिसिएशन निकलता है। अब देखिए हम क्या बोलते हैं, जो बिकी है वो किसके बेसिस पे बिकी होगी, फीफो बेसिस पे, यानी जो पहले आया वो पहले गया। तो 320 में से 2 लाख चले गए, तो बाकी जो WDV है यानी 170 की जो है, उसमें से 120 तो ओपनिंग की है और बाकी जो परचेज से रिलेटेड है, इसका मतलब ये हो गया। अब ओपनिंग की 120 है तो फुल रेट लगेगा, फुल रेट मतलब 15%, तो 120 का 15% 15% निकाल के देखना 18,000 रुपये आएगा, 18,000 रुपीज़ आएगा। और जो 50,000 की परचेज है, क्योंकि आपको पता है कि 170 की WDV में 120 का तो हमने निकाल लिया, बाकी 50,000 खरीदा कब, 1/9/19 को, लेकिन यूज़ कब करा, तो पुट टू यूज़ में है 1/11/19 को, तो आपको पता है कि हाफ लगेगा, 180 दिन से कम है। तो 50,000 का एक बार 7.5% निकाल के देख लेना, 7.5 समझ गए होंगे आप, हाफ बोल रहा हूँ तो 15 का हाफ 7.5, तो आपका आएगा 3750। कितना आएगा 3750। तो एक बार 18,000 जो डेप्रिसिएशन निकला, 120 का 15% और जो 50 का 7.5% निकला 3750, दोनों का टोटल कीजिए तो 21,750 आएगा। तो 9th का अपना आंसर होगा ए। ठीक है, अब देखिए 10th में क्या बोल रहा है, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, सुपरएनुएशन फंड, ग्रेचुइटी फंड इज अलाउड एज डिडक्शन इन कंप्यूटिंग इनकम अंडर द हेड PGBP। क्योंकि देखिए सारे अप्रूव्ड है, मान के चलिए कि अप्रूव्ड रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड है, सुपरएनुएशन फंड अप्रूव्ड है, ग्रेचुइटी फंड अप्रूव्ड है, तो एम्प्लॉयर जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहा है, कह रहा है एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, तो एम्प्लॉयर के लिए PGBP में डिडक्शन के फॉर्म में अलाउ होगा, प्रोवाइडेड इट हैज़ बीन पेड। तो देखिए ये पेमेंट बेसिस पे होता है, तो इनकम टैक्स की रिटर्न भरने की जो ड्यू डेट है उस दिन तक या उससे पहले बोल रहा है ना, ऑन और बिफोर, तो उस दिन तक या उससे पहले आपको जनरली जो भी ये अमाउंट है, प्रोवाइडेड इट हैज़ बीन पेड, तो ये आपको पेड कर देना चाहिए, यानी जिसमें भी आप कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं वहाँ पे आपको जमा करा देना चाहिए। तो 10th में जनरली क्या पार्ट है आपका, सी आएगा, ऑन और बिफोर द ड्यू डेट फॉर फाइलिंग द रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1, और कुछ आपको देखने की जरूरत नहीं है। और हाँ एक और चीज़, अगर आप बी वाली लाइन देखते हैं तो जनरली वो एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन की बात करता है। एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो एम्प्लॉयर के लिए इनकम हो जाता है, लेकिन बाद में वो डिडक्शन के फॉर्म में कब मिलता है, अगर एम्प्लॉयर जो भी एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन मिला है उसको ढंग से जो भी रेलिवेंट फंड में बोल रखा है कि 15 दिन में या 21 दिन में, मैंने आपको बताया हुआ ये भी, तो एक बार देख लेना वीडियो में, 15 दिन में या 21 दिन में आपको जमा करा देना है इस पर्टिकुलर फंड में, तो आपको डिडक्शन के फॉर्म में बाद में मिल जाएगा, किसका, एम्प्लॉय का। लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, एम्प्लॉयर की बात कर रहे हैं, तो उसमें तो ये सी वाला पार्ट ही आता है। ठीक है, अब देखिए 11th में क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड PGBP। कौन सी इनकम PGBP में चार्जेबल है, कह रहा है गिफ्ट इन कनेक्शन विद बिजनेस ऑब्लिक प्रोफेशन। देखिए तो ये टैक्सेबल हो जाएगा, ये मैंने आपको बताया था किस वाले पार्ट में, कि एक कंपनी है, मान के चलिए किसी की एजेंसी उसने ले रखी है, अब उसका टारगेट अगर वो पूरा कर देती है टर्नओवर का जो भी है, तो उस बेसिस पे उसको जो भी क्या है जैसे हॉलीडे फैसिलिटीज़ मिल रही है या गिफ्ट मिल रहे हैं जो भी, तो वो बिजनेस या प्रोफेशन से कनेक्शन से रिलेटेड है, कार मिल गई तो वो टैक्सेबल होगी किस में, अंडर द हेड PGBP। तो बोला गिफ्ट इन कनेक्शन विद बिजनेस प्रोफेशन,
तो वो टैक्सेबल होगा। पेमेंट फॉर नॉट परसिंग एनी बिजनेस एक्टिविटी और प्रोफेशन ऑब्लिक नॉन कम्पीट फीस। अगर आपको ये पार्ट ध्यान नहीं आ रहा तो सेक्शन 28 जरूर देखना, मतलब शुरुआत की वीडियोज़ में ही है, ठीक है, शायद ये दूसरी वीडियो में या पहली वीडियो में भी हो सकता है, तो एक बार जाके देखना, आपको पता चल जाएगा। मेरे हिसाब से वो दूसरी वीडियो वाले पार्ट में, तो एक बार जाके देखना, आपको पूरा प्रॉपर अच्छे ढंग से समझ में आएगा। तो ये भी मैंने बताया, पिछली वीडियो में मैंने इसका पार्ट आपको बता दिया था थोड़ा थोड़ा। फिर देखिए ये दोनों तो है ही। पेमेंट अंडर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय, देखिए ये भी था, लेकिन यहाँ पे क्या है, लाइन का मतलब लाइन का फ़र्क है कि रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय। देखिए एम्प्लॉयर रिसीव करता है, एम्प्लॉयर क्या करता है, इंश्योरेंस पॉलिसी करवाता है, याद रखना। तो उसको जो भी इंश्योरेंस पॉलिसी का अमाउंट मिलता है वो किसके बिहाफ पे कराता है, एम्प्लॉय की लाइफ पे कराता है, याद रखना। कौन कराता है, एम्प्लॉयर कराता है। किसी किससे कराता है, किसी कंपनी से, कोई इंश्योरर, कोई इंश्योरेंस कंपनी है, उसके थ्रू एम्प्लॉयर क्या कर रहा है, एम्प्लॉय का इंश्योरेंस करा रहा है, ठीक है। अब आपको पता है कि वो किस लिए कराता है, क्योंकि एम्प्लॉय एक तरीके से क्या है, कंपनी के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है, वफादार है, तो उसके बेसिस पे एम्प्लॉयर को भी लगता है कि इसका मुझे क्या करना चाहिए, इंश्योरेंस करा देना चाहिए। तो की मैन यानी जो बिजनेस के की मैन है, अच्छे आदमी है, महत्वपूर्ण आदमी है, एम्प्लॉयज़ है, उनका एम्प्लॉयर इंश्योरेंस करा रहा है। तो जो मैच्योरिटी पे बोल सकते हैं या उससे पहले एक तरीके से कोई हो गई दुर्घटना, ये उसकी वजह से एम्प्लॉय का जो भी इंश्योरेंस का पार्ट है वो एम्प्लॉयर को मिलता है। इसके अलावा उस पर जो बोनस का पार्ट भी मिलता है, तो उस वक्त वो पीजीबीपी की इनकम माना जाता है। फिर उसमें से अगर एम्प्लॉय को कुछ हिस्सा दे दिया जाता है, जो भी उसका शेयर दे दिया जाता है, या साथ में जो भी बोनस मिला उसका शेयर दे दिया जाता है, तो वो एम्प्लॉय की इनकम होगा, सैलरी वाले पार्ट में जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पे डायरेक्ट ही क्या बोल दिया, पेमेंट अंडर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय, तो वो तो सैलरी वाले पार्ट में जाएगा ना, इसमें थोड़ी जाएगा। अगर एम्प्लॉयर रिसीव करता, ये लिखा था, तो आता, याद रखना, ठीक है। एम्प्लॉय रिसीव कर रहा है तो वो तो सैलरी वाले पार्ट में जाएगा, मतलब एम्प्लॉयर को मिला फिर वो एम्प्लॉय को दे रहा है, इसका मतलब तो यही हुआ। तो इसका मतलब ये वाला जो पार्ट है वो सैलरी वाले पार्ट में जाएगा, पीजीबीपी में नहीं जाएगा। अगर यहाँ एम्प्लॉयर होता कि उसको रिसीव हुआ एम्प्लॉयर को, तो तब ये पीजीबीपी में जाता। फोर्थ आपको मैंने बताया था, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक, ठीक है, पूरा एग्जाम्पल के साथ थोड़ा सा बता दिया था मैंने। फिर फिफ्थ देखिए, एनी इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन और रेमुनरेशन बाय वॉट एवर नेम कोल्ड रिसीव बाय पार्टनर ऑफ ए फर्म। देखिए मैं बार बार इसमें नहीं जाऊँगा, क्योंकि आपको पता है कि जितना फर्म के लिए एक्सपेंडिचर के फॉर्म में अलाउ हो गया, उतना ही पार्टनर के लिए क्या होता है, वो इनकम बन जाता है, और वो किस में जाता है, पीजीबीपी की इनकम में जाता है। तो पार्टनर ने जो भी रिसीव करा वो पीजीबीपी में जाएगा, ठीक है। अब आपका जो इसका आंसर होगा वो फर्स्ट होगा, सेकंड होगा, फोर्थ होगा और फिफ्थ होगा। तो इसका आंसर है सी, 11th का क्या है, सी। 12 देखिए, 12 बोल रहा है, डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ नोटिफाइड स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इज अवेलेबल अंडर सेक्शन। तो देखिए इसका सेक्शन तो क्या आएगा, 35 CCD, ये भी मैंने कवर किया हुआ है, तो एक बार आप जो पार्ट 2 वाली PDF है उसमें जाके देख लेना, थियोरेटिकली जाके देख लेना, बार बार हर चीज़ की वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल पार्ट है, आपको समझ में आ जाएगा। तो 12 का सी हो गया, ठीक है। अब देखिए 13, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस 100% डेप्रिसिएशन इज अलाउड। अब जब डेप्रिसिएशन का पार्ट आपको बताया था तो उसमें बताया था, तो यहाँ पे देखिए 180 डेज का पार्ट देख रहा है, तो इफ़ एसेट इज़ हेल्ड बाय असेसी मोर देन 180 डेज एंड पुट टू यूज़ मोर देन 180, ये वाला पार्ट आएगा आपका 13 का बी। बाकी पढ़ के देख लेना। अब देखिए मैं जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि नॉर्मल बाकी जो पार्ट है वो यूजलेस है। अब देखिए मैं एक बार आपको डेप्रिसिएशन का पार्ट भी दिखा देता हूँ जहाँ मैंने आपको समझाया था, एक मिनट। देखिए इस पार्ट में मैं आ गया, सेक्शन 32 बताया था, सेक्शन 31 के बाद था, आपको पता है। तो सेक्शन 30 हुआ था आपका, 31 हुआ था, फिर सेक्शन 32 डेप्रिसिएशन का आया था। तो देखिए शुरू में हमने क्या कवर किया था कि ब्लॉक ऑफ असेट क्या है। शुरू में इसके पॉइंट थे कि एसेट असेसी ओन किया हुआ होना चाहिए और बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए वो यूज़ होनी चाहिए। इसमें पुट टू यूज़ में पैसिव यूज़ भी चल सकता है और एक्टिव यूज़ भी चल सकता है। इसका मतलब स्ट्राइक हो गई, लॉकडाउन हो गया, तो वो पैसिव यूज़ कहला रहा है एक तरीके से, चाहे वो यूज़ भी नहीं हो रही तब भी उस पर डेप्रिसिएशन का पार्ट तो लगेगा ही लगेगा, तो वो पैसिव यूज़ है, वो भी पुट टू यूज़ कहलाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या था, सिग्निफिकेंस क्या थी परचेज की डेट की, कि वेयर एन असेट इज एक्वायर्ड बाय द एसएससी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, एक्वायर की, एंड इज पुट टू यूज़ इन द सेम प्रीवियस ईयर फॉर लेस देन 180 डेज। तो क्या लगेगा, नॉर्मल डेप्रिसिएशन का हाफ लग जाएगा, यानी 50% हो जाएगा। जैसे अगर डेप्रिसिएशन की रेट 10% है तो 5%, जैसे 15% है प्लांट एंड मशीनरी में तो उसका 7.5%, जैसे किसी केस में 40% है तो उसका क्या हो जाएगा 20%। तो इसका मतलब क्या है, 180 डेज या उससे ज़्यादा कह रहे हैं ना, फॉर लेस देन 180 डेज, तो इसका मतलब 180 दिन या उससे ज़्यादा यूज़ होनी चाहिए, ठीक है। तो व्हेन एसेट इज एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज़, हेल्ड एंड पुट टू यूज़ 180 दिन या उससे ज़्यादा, तब जाके फुल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लगेगा। अब एक बार पढ़ के देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज 100% डेप्रिसिएशन अलाउड।
जहाँ पे हमने क्या बोल दिया, एसेट्स को जो एक्वायर्ड किया गया है यानी हेल्ड किया गया है वो 180 दिन या उससे ज़्यादा कह रहा है ना, मोर देन 180 डेज, एंड पुट टू यूज़ मोर देन 180 डेज। यानी इसका मतलब क्या हुआ, चारों पॉइंट पढ़ के देखोगे तो इसमें एलिजिबल यही लगेगा, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे 13 का जो आंसर होगा वो बी होगा। 14, इफ डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट अलाउंस इज क्लेम्ड इन अर्लियर ईयर। आपको देखिए मैंने बताया था जो इन्वेस्टमेंट अलाउंस का पार्ट है वो किस में है आपका 32AD में, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है किस में है 32AD में, जहाँ पे हमें पता था कि नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया है उनसे रिलेटेड पार्ट है। तो बोल रहा है डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट अलाउंस इज क्लेम्ड इन अर्लियर ईयर एंड सैड असेट इज सोल्ड विद इन कितने 5 ईयर ऑफ एक्विजिशन। इसका मतलब जैसे आपने वो एसेट खरीदी, प्लांट एंड मशीनरी खरीदी और आपने उसको क्या कर दिया 5 साल के अंदर बेच दिया, देन डिडक्शन क्लेम्ड अर्लियर इज ट्रीटेड एज इनकम इन द ईयर ऑफ सेल। तो जो आपने डिडक्शन पहले क्लेम की थी वो इनकम मानी जाएगी कब, जब आपने उसको बेचा होगा। तो यहाँ पे जो आएगा वो क्या होगा कि 5 साल तक आपको बेचनी नहीं है। अगर 5 साल तक आपने बेच दी, जो भी खरीदी है उसके अगले साल, अगले 5 साल में आपने बेच दी, तो जिस साल आपने बेची है उस साल वो आपकी इनकम मान ली जाएगी। एक बार आपको दिखाई देता हूँ इसका हल्का पॉइंट। देखिए ये वाला पार्ट था सेक्शन 32AD। मैंने जो एडिशनल डेप्रिसिएशन बोला वो तो अलग से था, वो 35%, लेकिन इसमें क्या था एक्चुअल कॉस्ट का 15% अलाउ होता है। ये जनरली ध्यान रख लेना क्योंकि थोड़े क्या सिमिलर लगते हैं ना। तो आपको पता है कि 15% तो प्लांट एंड मशीनरी पे मिलेगा ही, इसके अलावा जो 35% है क्योंकि नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया की बात कर रहा है तो वो भी आपने देखा था। इसके अलावा एक्चुअल कॉस्ट का 15%, तो ये भी जनरली इन्वेस्टमेंट अलाउंस की बात कर रहा है, ये भी मिलेगा। तो इसका मतलब नॉर्मल डेप्रिसिएशन, एडिशनल डेप्रिसिएशन और इन्वेस्टमेंट अलाउंस का पार्ट, तो ये नहीं है इन्वेस्टमेंट अलाउंस का, ये वाला पार्ट है, ठीक है। तो ये जरूर याद रख लेना। थोड़ा थोड़ा सा क्या होता है कन्फ्यूजन हो ही जाता है। एप्लीकेबल टू सारे एसएससी को है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होनी चाहिए, कहने का मतलब वही प्रोडक्शन किसी भी पर्टिकुलर गुड्स के या थिंग के मैन्युफैक्चर प्रोडक्शन में लगी हुई है। लोकेशन कहाँ होनी चाहिए, आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल के नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया में, जो कि एक तरीके से पहले से ही नोटिफाइड किया गया है। अब देखिए यहाँ क्या था 15% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट ऑफ सच न्यू एसेट्स इंस्टॉल्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अब आपने क्या करा प्रीवियस ईयर के जस्ट 5 साल के अंदर, उसके बाद 5 साल के अंदर जैसे इंस्टॉलेशन हुआ था उसके 5 साल के अंदर आपने बेच दिया। अब अगर आपने बेच दिया तो आपकी डीम्ड इनकम मानी जाएगी लॉक इन पीरियड के अकॉर्डिंग। तो एक बार ये जाके पढ़ लेना, देखिए तो आपको आसानी होगी समझने में, क्योंकि मैंने वहाँ पे भी उस वक्त डिटेल में बताया था। तो एक्स्ट्रा बताने की आपको कोई नीड भी नहीं है, और एग्जाम में जब क्वेश्चन आते हैं तो इसी टाइप के आते हैं, तो मैंने इसलिए ही ये क्वेश्चन कवर किए हैं जो आपके लिए एक तरीके से हेल्पफुल साबित होंगे। 15 में देखिए क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडेड while calculating actual cost of asset as per section 43 subsection 1 of the income tax act 1961। तो देखिए इसमें बोल रहा है कॉस्ट एट्रीब्यूटेबल टू ब्रिंग असेट टू इट्स प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन, ये आएगा, ठीक है, ये तो आएगा ही आएगा कि प्रेजेंट लोकेशन कंडीशन पर लाने के लिए जो भी कॉस्ट एट्रीब्यूट की गई है, जो इससे रिलेटेड कॉस्ट इंकर हुई है, जैसे आपको बताया कि एसेट मंगाने के लिए जो भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगी, जो भी इस पर हमने बाहर से मंगाया तो जो भी ड्यूटीज़ लगी, वो सारा पार्ट इसमें आएगा ही आएगा। वैसे देखिए अमाउंट ऑफ जीएसटी इन रेस्पेक्ट ऑफ विच क्रेडिट हैज़ बीन अलाउड, आपको पता है कि आपने जीएसटी पे करी और इसकी आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल गई, तो ये नहीं आएगा, जिसकी क्रेडिट मिल जाती है ये नहीं आएगा, ठीक है। थर्ड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड ऑन ए पीरियड बिफोर एसेट पुट टू यूज़, तो बोल रहा है कि एसेट को पुट टू यूज़ करने से पहले जो भी हमने लोन लिया था, आपको पता है कि जैसे बिल्डिंग बनती है तो बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लिया, बिल्डिंग जब तक हमने पुट टू यूज़ नहीं करी उससे पहले का जो भी इंटरेस्ट है कैपिटल पे, वो सारा का सारा कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट बनेगा और वो एसेट की कॉस्ट में जुड़ेगा। तो फर्स्ट भी है और थर्ड भी है, ठीक है। डिक्रीज इन कॉस्ट ड्यू टू एक्सचेंज फ्लक्चुएशन, देखिए एक्सचेंज फ्लक्चुएशन की वजह से अगर कॉस्ट बढ़ती है, डिक्रीज इन कॉस्ट बोल रहा है, जबकि ये बढ़ती है तब जाके वो ऐड होती है, डिक्रीज होती है तो बल्कि लेस होती है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, डिक्रीज होने से क्या होगा, हमारा फ़ायदा हो जाएगा क्योंकि हमें कॉस्ट कम पड़ेगी, जबकि हमें एडेड बोल रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे ऐड नहीं होगा, यहाँ पे लेस होगा, तो इसलिए ये भी नहीं आएगा। तो फर्स्ट आएगा और थर्ड आएगा, तो अपना आंसर होगा 15 का डी, क्या होगा डी। अब 16 देखिए, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च इंकर्ड विद इन 3 ईयर इमीडिएटली प्रिसीडिंग कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस 100% डिडक्शन इज अवेलेबल। तो देखिए यहाँ पे मैंने बताया था कि जो भी सैलरी अलाउंस एम्प्लॉय को पे कर रहे हैं, मटेरियल खरीद रहे हो वो पार्ट आएगा, लेकिन परक्विजिट्स का पार्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे परचेज ऑफ मेटेरियल का पार्ट आएगा और बेसिक सैलरी एंड अलाउंस का पार्ट आएगा। ये अपनी इन हाउस रिसर्च का पार्ट है, तो आप याद रखना वो बिजनेस से रिलेटेड होनी चाहिए, अगर वो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है तो अलाउड नहीं होगी। 100% डिडक्शन कब मिलती है, जब बिजनेस से रिलेटेड है। लेकिन अगर आप किसी आउटसाइड इंस्टीट्यूशन को पे करते हैं, जैसे मैंने बताया था यूनिवर्सिटी को, किसी साइंटिफिक रिसर्च से रिलेटेड इंस्टीट्यूशन को पे करते हैं,
तो वो सारा पार्ट जब आपने देखा था तो उसमें 100% थी, 150% थी। जैसे अगर सोशल साइंस से रिलेटेड या स्टेटिस्टिकल साइंस से रिलेटेड कोई रिसर्च थी तो उस पर आपका जो था वो 100% ही था। लेकिन साइंटिफिक रिसर्च थी तो नोटिफाइड इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी, इसका पार्ट आपने देखा था तो उस पर कितना था, 150% मतलब वेटेड थी, जो कि असेसमेंट ईयर 2021 तक ही मिल रही है। उसके बाद तो आपको पता है कि असेसमेंट ईयर 21-22 से वो अलाउ नहीं होगी, यानी 100% ही नॉर्मल होगी और वेटेड के पार्ट हट जाएंगे। तो यहाँ पे याद रखना ये फर्स्ट और 2 आएगा। एक्सपेंडिचर फॉर प्रोवाइडिंग पर्क्स, जो भी एम्प्लॉयज़ को फैसिलिटीज़ दी जा रही है वो डिडक्शन के पार्ट में नहीं आएगी, लेकिन ये आ जाएगी और ये आ जाएगी। तो परचेज ऑफ मटेरियल, बेसिक सैलरी एंड अलाउंस। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट एंड 2 है ना, तो फर्स्ट एंड 2 ओनली। 16th का आपका होगा बी। अब 17 देखिए, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट एडिशनल डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32(1)(2)(a) इज अवेलेबल। अब देखिए एक बार आपको दिखा देता हूँ पार्ट और आपको ध्यान आ जाएगा कि मैंने कौन कौन से पर्टिकुलर एसेट पे बताया था। तो न्यू मशीनरी पे ही बताया था, बाकी सारी एसेट पे नहीं लगता। न्यू शिप, न्यू एयरक्राफ्ट, न्यू ऑफिस अप्लायंस, न्यू रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल, इस पे नहीं लगता। तो आंसर क्या होगा इसका, 17 का ए यानी 1 ओनली। एक मिनट, देखिए दिख रहा है आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन, ये अपनी पार्ट 1 की पीडीएफ में ही था, तो एक बार वहाँ से जाके देख सकते हैं आप। एप्लीकेबिलिटी बताया था आपको कि आप किसी पर्टिकुलर गुड्स या जो भी वस्तु है उसके मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन के बिजनेस में लगे हो, या इलेक्ट्रिसिटी को आप जनरेट करने, ट्रांसमिट करने, डिस्ट्रीब्यूशन करने उसके बिजनेस में लगे हो। आपने जो एसेट्स एक्वायर्ड किए वो 1 अप्रैल 2005 या उसके बाद, यानी 31 मार्च 2005 के बाद। 1 अप्रैल 2005 या उसके बाद का मतलब क्या हो गया, 31 मार्च 2005 के बाद। तो यहाँ पे यही दे रखा है, एक्वायर्ड एंड इंस्टॉल्ड, मतलब खरीदी और इंस्टॉल की हो। ये नहीं कि आपने, मैंने बताया था फरवरी 2005 को खरीदी और इंस्टॉल क्या कर रहे हो, 1 अप्रैल 2005 को कर रहे हो, तो आप क्या बोलोगे कि मैं एलिजिबल हो गया। ऐसा नहीं है, आप एलिजिबल नहीं होंगे। 1 अप्रैल 2005 या उसके बाद खरीदी भी और साथ में इंस्टॉल्ड होनी चाहिए। अब देखिए इसमें क्या नहीं आएगा, कह रहा है अदर देन फॉलोइंग, तो शिप एंड एयरक्राफ्ट नहीं आएंगे। एनी प्लांट और मशीनरी विच वॉज यूज आइदर विद इन और आउटसाइड इंडिया बाय एनी अदर पर्सन बिफोर सच इंस्टॉलेशन, तो इससे पहले इसको यूज़ कर लिया गया, यानी सेकेंड हैंड नहीं आएगी। इसी तरीके से ऑफिस प्रमाइसेज में प्लांट मशीनरी इंस्टॉल की गई है, रेजिडेंशियल अकोमोडेशन में की गई है, गेस्ट हाउस में की गई है, वो भी नहीं आएगी। ऑफिस अप्लाइंसेज नहीं आएंगे, रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल नहीं आएंगे। जैसे मैंने बताया था ऑफिस का एसी नहीं आएगा, लेकिन फैक्ट्री का एसी जो कि प्रोडक्शन में हेल्प करता है वो आएगा, क्योंकि फैक्ट्री से रिलेटेड है, ऑफिस से रिलेटेड नहीं है। ऐसे ही कोई प्लांट एंड मशीनरी जिस पे सेक्शन 35(a)(d) या जैसे आपने साइंटिफिक रिसर्च का पार्ट देखा तो उन पे 100% डिडक्शन मिल गई है, तो जिन पे पहले से ही पिछले साल में 100% डिडक्शन मिल गई है वो भी नहीं आएंगे। ये जनरली आपने कवर किए थे, ठीक है। तो एडिशनल डेप्रिसिएशन की रेट क्या थी, 20%। और आपने देखा था कि नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया के लिए कितनी थी, 20% की जगह 30% थी। नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया में क्या आते हैं, अभी हमने देखा था तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, बिहार, आंध्र प्रदेश, ये देखा था। और याद रखना कि जब भी आप ये एडिशनल डेप्रिसिएशन देखते हो तो इसके अलावा वो इन्वेस्टमेंट अलाउंस का पार्ट भी आता है, यानी 32(a)(d) भी आता है। किन के लिए, नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया के लिए। बाकी सबके लिए तो देखिए नॉर्मल है, सीधी सी बात है। और इसके अलावा एडिशनल कितना मिलता है, उन्हें 20% मिलता है, क्योंकि वो नॉर्मल बिजनेस है, वो इन नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया में नहीं आते, तो उन्हें 35% भी नहीं मिलेगा। इसके अलावा कॉस्ट का 15% भी उन्हें नहीं मिलेगा, वो सिर्फ किसे मिलेगा, जो नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया में, ठीक है, नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया में। नॉर्मल डेप्रिसिएशन जो 15% की रेट है वो तो सबको मिलेगी, एडिशनल डेप्रिसिएशन की रेट सबको मिलेगी अगर नई प्लांट एंड मशीनरी और ये कंडीशन पूरी कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, ठीक है, या इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट डिस्ट्रीब्यूट करने का बिजनेस है। लेकिन जो ये 35% की देख रहे हो और कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट का जो 15% एक्स्ट्रा देख रहे हो, जो 32(a)(d) में देख रहे हो, वो नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया वालों को ही मिलेगी। अब इसलिए बोलता हूँ बार बार ताकि आपको ध्यान आ जाए कि मेरे क्वेश्चन देख के ही आप सफल हो जाओ, एग्जाम में जब भी आए तो आप उसको आराम से करके आ जाओ। तो 17th का आपका आएगा ए, फर्स्ट ओनली, ठीक है। 18 देखिए, बोनस और कमीशन पेड टू एन एम्प्लॉय। तो आपको पता है कि बोनस कमीशन कैसे होगा, पेड बेसिस पे, तो वो सेक्शन 43B बताता है कि इनकम टैक्स की ड्यू डेट, इनकम टैक्स को बढ़ने की जो ड्यू डेट है उस तक या उससे पहले तक आपको क्या कर देना है, बोनस कमीशन को पेड कर देना है, तब जाके डिडक्शन मिलेगी। तो इसका आपका जो पार्ट आएगा वो थर्ड आएगा। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, तो आपको पता है कि उसकी कोई डिडक्शन नहीं मिलती, हाँ स्पेसिफिक अलग से मिल जाती है, वो दूसरे केसेस में मैंने बताई थी, लेकिन उसको छोड़िए। वैसे आपको पता है कि एंटिसिपेटेड लॉसेस की डिडक्शन नहीं मिलती, तो हम नॉर्मल सोच के चल रहे हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बाय ए कंपनी फॉर प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग, तो आपको मैंने बताया था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, रेवेन्यू नेचर में है, इसलिए पूरी की पूरी डिडक्टेबल हो जाएगी। एक्सपेंडिचर ऑन इशू ऑफ बोनस शेयर, देखिए एक मिनट, मुझे इसके ऑप्शन भी देखने पड़ेंगे तब जाके, क्योंकि 100% डिडक्शन तो इसमें भी होगी एक्सपेंडिचर ऑन इशू ऑफ बोनस शेयर में। तो थोड़ा सा ऊपर और कर लेता हूँ, अब ठीक है। तो चारों ऑप्शन दिख रहे हैं। अब देखिए मैंने बताया सबसे पहले ये थर्ड, तो यहाँ पे आ रहा है और इसमें आ रहा है। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, नो डिडक्शन, तो 1 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है।
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बाय कंपनी फॉर प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि इसमें ये भी आ सकता है और मुझे तो ऐसे ये भी लगता है, लेकिन ये सही रहेगा क्यों? क्योंकि आपको एक्सपेंडिचर ऑन इशू बोनस शेयर की बात कर रहा है तो उसमें ये पार्ट आएगा। अगर आप इसमें ये 5 जोड़ देते 315 तो उसका ऑप्शन कहीं नज़र नहीं आ रहा, लेकिन 312 सही है, तो हम क्या बोल सकते हैं, ऐसे सही रहेगा। देखिए 3, ये 1, फिर ये 2 100% डिडक्शन, और एक्सपेंडिचर ऑन इशू बोनस शेयर ये अलाउ हो जाता है, रेवेन्यू नेचर होता है इसलिए डिडक्टेबल होता है। ठीक है, नॉर्मल शेयर की बात करोगे तो उस पर एक्सपेंडिचर नहीं होगा अलाउ ऐसे, लेकिन यहाँ पे जो बोनस शेयर के इशू करने पे जो एक्सपेंडिचर है वो रेवेन्यू नेचर पे है, इसलिए वो अलाउ हो जाएगा। एग्जाम के लिए याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए यहाँ पे आपका बी पॉइंट आएगा। क्या आएगा? बी पॉइंट। 19 देखिए, इफ़ न्यू प्लांट इज परचेज इन करंट ईयर एंड पुट टू यूज़ लेस देन 180 डेज, तो करंट ईयर में खरीदी, लेकिन जो पुट टू यूज़ किया वो क्या करा, 180 दिन से कम यूज़ किया, पुट यूज़ लेस देन 180 डेज, देन तो आपको पता है कि जो एडिशनल डेप्रिसिएशन अवेलेबल होगा वो कितना मिलेगा, 20% का हाफ मिलेगा। तो 20 का हाफ कितना होता है, 10%, और बाकी जो 10% है वो आप अगले साल क्लेम कर सकते हो। तो यहाँ पे 19 का आपका बी आएगा। देखिए, एडिशनल डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% इज अवेलेबल एंड रिमेनिंग 10% कैन बी क्लेम्ड इन नेक्स्ट ईयर। बाकी सारे ऑप्शन यूज़ के हैं ही नहीं, पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। देखिए, आप एक बार क्या कर सकते हो, पूरा पढ़ सकते हो। मेरे में टाइम की लिमिट है, मैं आपको पूरे ऑप्शन बताऊंगा। अब उसमें बताया कि बाकी सारे फालतू के हैं और एक्स्ट्रा बताने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि बाकी सारे अगर किसी से रिलेट होते फिर बता देता। जय देखिए, अगर मैं बोलता हूँ कि एडिशनल डेप्रिसिएशन एट द रेट 20% इज अवेलेबल वेदर असेट इज यूज 180 डेज मोर और नोट, तो ऐसा जनरली पार्ट तो आता ही नहीं है। आपको पता है कि 180 डेज से अगर कम यूज़ हो रहे हैं तो हाफ लगेगा, और हाफ लग रहा है तो ये 10% है, और बाकी जो हाफ है वो अगले साल अवेलेबल हो जाएगा, अगले साल क्लेम कर दोगे। नॉर्मल सा पार्ट, तो इसलिए बी आएगा, तो सी आएगा ही नहीं, सीधी सी बात। 20 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर इज आर डिडक्टेबल अंडर द पीजीबीपी। अब देखिए, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड एक्सपेंडिचर करते हो तो वो अलाउ नहीं होते। मैंने एक पर्टिकुलर लाइन में आपको बताया था, अगर आपको ध्यान नहीं है तो अभी याद रख लेना कि कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड अगर आप एक्सपेंडिचर करते हो तो वो अलाउ नहीं होते। वैसे ही पॉलिटिकल पार्टीज़ के सोवेनियर हो गए, मैगजीन्स हो गई, कोई भी पब्लिकेशन होगा उसमें एडवर्टीजमेंट करते हो तो वो भी अलाउड नहीं होता। तो हम क्या बोलेंगे, दोनों ही डिडक्टेबल नहीं है, यानी दोनों ही। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर इज आर डिडक्टेबल अंडर द पीजीबीपी, तो हम क्या बोलेंगे, नाइदर 1 नॉर 2। तो 20 का आंसर क्या होगा आपका, डी। अब देखिए 21, देखिए अब बोल रहा है, एक मिनट रुकिए। एज पर सेक्शन 3580 डिडक्शन इज अवेलेबल टू द हॉस्पिटल विद एट लिस्ट, आपको पता है कि डिडक्शन कब मिलेगी 3580 की। ये स्पेसिफाइड बिजनेस की बात कर रहा है, तो आपको पता है कि जो भी हॉस्पिटल है उसको बिल्ड किया गया और ऑपरेट किया गया है 1 अप्रैल 2011 है, उसके बाद जिस पे एटलीस्ट कितने होने चाहिए, 100 बेड्स होने चाहिए पेशेंट के लिए, तो एटलीस्ट 100 बेड फॉर पेशेंट इफ़ इट्स ऑपरेशंस आर कमेंस ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2011। तो 21 का आपका ए आएगा। अब देखिए 22, जल्दी। एज पर सेक्शन 3580 डिडक्शन इज अवेलेबल टू ए होटल ऑफ, तो आपको पता है कि 2 स्टार या उससे ज़्यादा के कैटेगरी, और इसमें जैसे देखिए हमने ऊपर हॉस्पिटल का पार्ट देखा, वैसे ही यहाँ पे होटल की बात कर रहा है 1 अप्रैल 2011 को या उसके बाद उसका ऑपरेशन कमेंस हुआ है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो 2 स्टार या उससे ज़्यादा की कैटेगरी के होटल हैं वो सेक्शन 3580 में स्पेसिफाइड बिजनेस में आएंगे, अगर वो स्टार्ट हुए 1 अप्रैल 2011 को या उसके बाद उन्होंने अपना ऑपरेशन कमेंस किया है। तो देखिए 22 का अपना आएगा सी। ठीक, 4 में से एक पढ़ के बता रहा हूँ फटाफट, क्योंकि 4 ऑप्शन पढ़ूंगा टाइम जाएगा, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी में आपको ये बता रहा हूँ। 23, ए कंपनी हैज WDV ऑफ ब्लॉक ऑफ असेट ऑन 1 अप्रैल 18, कितनी है, 30 लाख की। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है, 15%। एसेट फॉलिंग इन ब्लॉक आर परचेज ड्यूरिंग द ईयर 10 लाख। तो देखिए ये बोल रहा है कि 1 अप्रैल 18 की है। थोड़ा क्वेश्चन क्या हो गया, पुराना हो गया। पुराना कहने का मतलब मैंने पिछले साल का ये क्वेश्चन सही नहीं करा, कोई बात नहीं, अगर इसको आप 1 अप्रैल 19 बोल दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। वो क्या होगा, एक तरीके से प्रीवियस ईयर 1920 का पार्ट होगा और असेसमेंट ईयर 2021 के हिसाब से कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन पुराने मिलते हैं तो उसको कन्वर्ट करने में गलती हो जाती है, तो यहाँ पे चाहे आप 19 ले लेना। तो ये बोल रहा है कि 1 अप्रैल 19 को WDV दे रखा था 30 लाख, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 15% है। एसेट फॉलिंग इन द ब्लॉक आर परचेज ड्यूरिंग द ईयर 10 लाख की, तो 30 + 10 40। बेची कितने की, 17 लाख 60 की। अब देखिए बोला एंटायर ब्लॉक, अगर आपने सारा ब्लॉक बेच दिया तो क्या होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉस होगा। अगर आपने कम में बेचा, 40 लाख की चीज़ 17,60,000 में बेच रहे हो तो क्या होगा, लॉस होगा। और सारा ब्लॉक बिक गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि कोई भी पार्ट नहीं बचा। तो जो भी आपका पॉजिटिव आ रहा है
वो क्या आ रहा है, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस का पार्ट कहला रहा है। कह रहा है व्हाट इज द टैक्स कॉन्सिक्वेंसेज, तो एक बार 40 में से 17 लाख 60 लेस कीजिए, कितने आते हैं 22 लाख 40,000, कितने आते हैं 22 लाख 40,000। तो यहाँ पे देखिए कहाँ पे आ रहा है, नो डेप्रिसिएशन इज एडमिसिबल एज ब्लॉक सीजेस टू एग्जिस्ट एंड देर इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ये गलत है। मैंने क्या बताया, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है क्योंकि आपने कम में बेचा है। तो यहाँ पे देखिए ये नो डेप्रिसिएशन इज एडमिसिबल एज ब्लॉक सीज टू एग्जिस्ट एंड देर इज शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस ऑफ रुपीज़ 22 लाख 40,000। तो 23 का आपका आंसर होगा डी। अब देखिए 24, विच ऑफ द फॉलोइंग पेमेंट इज सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन 43B। अब देखिए मैंने बताया था कि 43B में क्या आएगा, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन आएगा रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड में, सुपर एन्यूशन फंड में, अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड में आएगा, लेकिन अनरिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड इसमें नहीं आएगा, ठीक है। वैसे यहाँ एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन की बात कर रहा है तो वो इससे रिलेटेड नहीं है, सेक्शन 43B से रिलेटेड नहीं है। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन कौन पे करता है, एम्प्लॉय करता है। हमें डिडक्शन कब मिलती है, जब मैंने क्या बताया कि पहले वो हमारी इनकम का पार्ट बनता है। अलाउ कब होता है, जब हम उसको टाइम के अकॉर्डिंग जो भी रेलिवेंट फंड है उसमें 15 दिन के अंदर या 21 दिन के अंदर जमा करा देते हैं, तब जाके हमें डिडक्शन मिलती है। लेकिन यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं कि जो हम पे करते हैं, तो हम क्या करते हैं, खुद का कंट्रीब्यूशन। हमें एक एम्प्लॉयर है तब खुद का कंट्रीब्यूशन क्या होगा, रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड का, अप्रूव्ड सुपरएन्यूशन फंड का, अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड का, इसकी बात करेंगे, ठीक है। तो कौन सा पेमेंट इसके अंदर आता है, तो ये वाला, ये सबसे लास्ट पॉइंट बताया था, एनी पेमेंट टू द इंडियन रेलवे फॉर यूज ऑफ रेलवे असेट्स, ये 43B में आता है। इंश्योरेंस प्रीमियम आपका आता नहीं है, डी ऑल ऑफ द अबव आपका आएगा नहीं, तो आपका सिर्फ बी आएगा, याद रखना क्या आएगा, 24 का आपका आंसर होगा बी। अब देखिए एज पर सेक्शन 44AA, तो आपको पता है कि जिसमें बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करने की बात करता है। मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट इज कंपलसरी फॉर स्पेसिफाइड प्रोफेशंस। स्पेसिफाइड प्रोफेशन मैंने आपको बताया था स्पेसिफिकली, चलिए एक बार आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे आ गए हम, तो आपको ये दिख रहा है, पर्सन फॉलिंग अंडर दिस कैटेगरी पर्सन कैरिंग ऑन स्पेसिफाइड प्रोफेशंस। तो देखिए ग्रॉस रिसिप्ट इन द प्रोफेशन एक्सीड रुपीज़ 1,50,000 इन ऑल ऑफ द 3 ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। पिछले साल को छोड़ के उससे जस्ट पहले के 3 साल में हर साल जो ग्रॉस रिसिप्ट है वो 150 से ज़्यादा हो जाए। नया बिजनेस है तो पिछले साल जो ग्रॉस रिसिप्ट है वो आपको उम्मीद हो रही है कि 150 से ज़्यादा होगी, तो आपको रूल 6F के अकॉर्डिंग बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करना पड़ेगा। अगर वो 150 से ज़्यादा नहीं हो रही किसी भी पर्टिकुलर 3 सालों में से किसी भी साल में, या आपको लग रहा है कि नया बिजनेस है और पिछले साल 150 से ज़्यादा नहीं होगी, तो असेसिंग ऑफिसर जैसा चाहेगा वैसे आपको बुक्स ऑफ अकाउंट और डॉक्यूमेंट को मेंटेन करना पड़ेगा। अब देखिए स्पेसिफाइड प्रोफेशन में क्या था, एक मिनट, ये रहा, देखिए लीगल, मेडिकल, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चरल प्रोफेशन, प्रोफेशन ऑफ अकाउंटेंसी, टेक्निकल कंसल्टेंसी, इंटीरियर डेकोरेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंपनी सेक्रेटरी, ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव, फिल्म आर्टिस्ट और एनी अदर प्रोफेशन एज इज नोटिफाइड बाय द बोर्ड इन द ऑफिशियल गजट, इसकी बात कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए स्पेसिफाइड प्रोफेशन पहले भी बताया हुआ है, लेकिन इसमें पॉइंट क्या है कि मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट इज कंपलसरी फॉर स्पेसिफाइड प्रोफेशन इफ ग्रॉस रिसिप्ट एक्सीड INR 1,50,000 इन ऑल ऑफ द 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। पिछले साल को छोड़ के उससे जस्ट पहले के 3 सालों में, सारे सालों में हर साल 1,50,000 से ज़्यादा ग्रॉस रिसिप्ट होती है, बिल्कुल ठीक। प्रोफेशन इज न्यूली सेटअप, अगर नया सेटअप है, एंड द ग्रॉस रिसिप्ट आर लाइकली टू एक्सीड इंडियन रुपीज़ 1,50,000 ड्यूरिंग करंट प्रीवियस ईयर। पिछले साल के दौरान जिस साल नया बिजनेस सेटअप है, तो आपको लग रहा है कि आपकी इनकम 1,50,000 से ज़्यादा होगी, तो आपको 44AA के अकॉर्डिंग बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करना पड़ेगा। बोथ A एंड B, 25 का आपका क्या आएगा, C आएगा। ग्रॉस रिसिप्ट एक्सीड INR 10 लाख इन ऑल ऑफ द 3 इमीडिएट प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, ऐसा कोई अमाउंट ही नहीं था, तो इसका मतलब आपका 25 का C आएगा। तो आई होप आपको सारा पार्ट समझ में आया होगा। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन देखिए क्या होता है, लिमिटेशन होती है कि मुझे यहाँ तक का ही पार्ट कवर कराना पड़ता है क्योंकि मुझे आगे की टॉपिक भी कवर कराने हैं। तो टाइमिंग अगर बाद में मिलती है कभी, तो आपको मैं बहुत सारे MCQs और सारे कवर कराऊंगा। वैसे तो मेरे पर्टिकुलर जो कोर्स का रिलेटेड पार्ट था उसमें सिर्फ मैंने पास्ट ईयर के क्वेश्चन ही बोले थे, लेकिन मुझे लगता है कि आपको और आना चाहिए, इसलिए मैं आपको इंपॉर्टेंट MCQs भी प्रोवाइड कराता हूँ जिससे आपके लिए ही बेनिफिट होगा। तो वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक कर देना, वैसे भी आपके लिए ही है। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।